सद्वाक्य दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैंने आपसे पीछे प्रॉमिस की थी कि मैं आरक्षण पर जल्दी एक वीडियो बनाने वाला हूँ और इस वीडियो में मैं ये चर्चा करने वाला हूँ कि क्या आरक्षण एक ऐसी व्यवस्था है जिसकी किसी समाज में आवश्यकता हो सकती है और इसको लोग ऐसे स्वीकार करें जैसे कि वो उनको किसी प्रकार से किसी भी रूप में नुकसानदायक नहीं है। उनके अपने जो रुचि हैं, उनके अपने जो इंटरेस्ट हैं, उन्हें ये प्रभावित नहीं करता। क्योंकि समस्या आती है जब किसी एक वर्ग को या कुछ वर्गों को आरक्षण दिया जाता है, उनको नौकरी में आरक्षण दिया जाता है या उनको प्रोफ़ेशनल इंस्टीट्यूट्स में, स्कूलों में, कॉलेजेस में एडमिशन में, वहाँ उनको आरक्षण दिया जाता है और दूसरे व्यक्तियों को ऐसा लगता है कि शायद ये उनका हक था, जो किसी को आरक्षण के रूप में दे दिया गया। तो क्या आरक्षण कोई ऐसी व्यवस्था है कि उसकी इतनी आवश्यकता हो कि किसी एक ग्रुप के इंटरेस्ट के लिए दूसरे ग्रुप का इंटरेस्ट अनदेखा किया जा सकता हो? तो मैं इस बात को अच्छी तरह समझ गया क्योंकि मैं ऑलरेडी 1991 में जब वीपी सिंह की सरकार थी और उन्होंने आरक्षण लागू किया था। उसके बाद बड़े-बड़े स्कूल कॉलेजेस में विद्यार्थियों ने उसका विरोध किया था, जो सामान्य वर्ग के थे। उस समय ओबीसी आरक्षण 27% वो लागू हुआ था। आरक्षण की सीमा 50% तक पहुंच गई। उसके बाद एक सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया कि आरक्षण 50% से अधिक नहीं हो सकता। तो ज़्यादातर प्रांतों में आरक्षण 50% है, इसके आसपास है, कहीं-कहीं उससे ज़्यादा भी है। लेकिन प्रश्न उठता है, क्या आरक्षण उचित है और इसको होना चाहिए? या ये सरकार किसी एक वर्ग की सहानुभूति, किसी एक वर्ग का सपोर्ट लेने के लिए, जो कि उनकी दृष्टि में बड़े हैं और उनको एज ए वोट बैंक सत्ता प्राप्त करने में मदद करते हैं, केवल इतना भर तो नहीं। तो समझ में आता है कि हाँ, शायद ऐसे कुछ ग्रुप्स हैं जिन्हें किसी ना किसी स्टेज में सहायता की आवश्यकता पड़े। आप सोच कर देखिए कि आप हैं जो डीपीएस आर के पुरम के विद्यार्थी हैं या किसी बहुत अच्छे स्कूल के या अच्छे कॉलेज में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और एक व्यक्ति है जो एक गांव के स्कूल में पढ़ रहा है। किसी तरह से उसने अपने घर से 4-5-10 किलोमीटर दूर जाके इंटर पास कर लिया, 10+2 कर लिया और उसके बाद वो भी आईआईटी की परीक्षा में सम्मिलित हो रहा है, जिसमें जो व्यक्ति दिल्ली में आर के पुरम या किसी भी महानगर के बड़े विद्यालय में पढ़ता हो। अगर आप आज के टाइम पर देखें तो ज़्यादातर लोग इंटरनेट की मदद से सभी प्रकार की अध्ययन सामग्री कहीं भी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जिस समय ये मंडल आयोग ओबीसी के लिए लागू हुआ था, उस समय ऐसी व्यवस्था नहीं थी। जो व्यक्ति दूर-दराज इलाकों में पढ़ रहे हैं, उनके पास साधन बहुत कम थे एज़ कंपेयर टू द पीपल जो बड़े-बड़े नगरों, महानगरों में और अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे थे। इसके अतिरिक्त ऐसे भी लोग थे
जिनके पास पढ़ाई के लिए आवश्यक सुख सुविधाओं का अभाव था, धन की कमी थी, या उनके जानने वालों में ऐसे लोग नहीं थे जो बता सकें कि उन्हें क्या करना है या लाइफ में क्या नहीं करना है। तो ये सब वो चीज़ें हैं जो केवल जाति के अलावा हैं, जो कभी सोचने को मजबूर कर देते हैं कि कुछ लोग ऐसे होंगे, जिन्हें बाकी लोगों के साथ आने के लिए कुछ सपोर्ट चाहिए होगा। क्योंकि हर व्यक्ति भारत के सबसे अच्छे स्कूलों में नहीं पढ़ सकता। कुछ लोग दूर-दराज इलाकों में रहते हैं। हर व्यक्ति के पास उतने साधन नहीं हैं, जितने उन लोगों के पास हैं, जो साधन संपन्न हैं। तो शायद आरक्षण की आवश्यकता नौकरी प्राप्त करने के लिए या अच्छे स्कूलों में, अच्छे कोर्सेज़ में एडमिशन के लिए, पाने के लिए पड़ सकती है। अब सवाल उठता है, क्या जाति ही ऐसी चीज़ है जिसके आधार पे कोई व्यक्ति कितना संपन्न है, या कहाँ रहता है, या उसको कितनी सुविधाओं का अभाव है या नहीं है, ये डिसाइड होगा? तो मुझे लगता है जाति ऐसी चीज़ शायद नहीं है। लेकिन हाँ, जाति की वजह से कुछ लोगों को समाज में स्थान नहीं मिला। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि उस स्थान ना मिलने की वजह से वह बाकी क्षेत्रों में बहुत अभाव का जीवन जीता हो। तो फिर यही लगता है कि केवल जाति ऐसी चीज़ नहीं होगी जिसके आधार पे आरक्षण मिले। उसके अलावा और भी कई सारे फैक्टर्स हैं, जो किसी व्यक्ति को आरक्षण के लिए पात्र बनाते हैं। लेकिन अगर जाति के ऊपर आधारित आरक्षण ही 50% तक पहुँच गया, तो अगर हम बाकी अभावों की वजह से भी आरक्षण देंगे, तो ये कहाँ पहुँचेगा? अगर हम ये दें कि अगर महिलाएँ हैं, तो उनको महिला होने की वजह से अभावों का सामना करना पड़ता है। अगर कोई व्यक्ति गरीब है, तो उसे गरीबी की वजह से अभावों का सामना करना पड़ता है। अगर कोई व्यक्ति दूर-दराज के इलाकों में रहता है, तो उसे वहाँ सुविधाओं की कमी होने की वजह से अभावों का सामना करना पड़ता है। तो इतने सारे फैक्टर्स हैं जिनके आधार पे आरक्षण की आवश्यकता महसूस हो सकती है। तो अगर हम ये देखें, तो देश का 80-90% से ज़्यादा लोग होंगे जिन्हें आरक्षण की आवश्यकता महसूस होगी, कि या तो वो महानगरों के बड़े स्कूलों में नहीं पढ़ सकते, या उनके पास इतना धन नहीं है, या वो उन इलाकों में रहते हैं जहाँ सुविधाओं का, साधनों का अभाव है, या फिर वो ऐसे सामाजिक वर्ग से आते हैं जहाँ पढ़ाई-लिखाई इस बात का कोई ख़ास महत्व है नहीं। तो इस प्रकार 80-90 से भी ज़्यादा परसेंट रिज़र्वेशन चाहिए होगा, या हो सकता है पूरे 100% लोग इसमें आ जाएँ। तो मेरे पास ऐसा एक विचार है, जिस पे विचार करके हम ज़्यादातर लोगों को जिस एरिया में वो अपने आप को अभाव-ग्रसित पाते हैं, उसमें उसको एक साधन, एक आरक्षण के रूप में कुछ सहायता कर सकते हैं। ये आरक्षण नहीं होगा, लेकिन हम इसको कह सकते हैं कि शायद ये एक पॉजिटिव अफ़र्मेटिव एक्शन है। जैसे अगर देश में सबसे बड़ी समस्या गरीबी है, धन है, तो अगर किसी के पास धन की कमी है, तो हम कहते हैं कि उस व्यक्ति को हम आरक्षण का हकदार मानेंगे, और ऐसे व्यक्ति को हम अफ़र्मेटिव एक्शन का हकदार मानेंगे। तो हम सभी व्यक्तियों को जो अफ़र्मेटिव एक्शन के हकदार हैं, उनको इस आधार पे कि वो उस पर्टिकुलर कैटेगरी के व्यक्ति हैं,
एक स्पेशल रेटिंग, स्पेशल नंबर देंगे। जैसे हमने कहा कि अगर आप ऐसे एरियाज़ में रहते हैं जो अभावग्रस्त हैं, या जहाँ साधनों की कमी है, या जहाँ अच्छे स्कूल नहीं हैं, या जहाँ ऐसे लोग रहते हैं जो आपकी सहायता नहीं कर सकते आगे बढ़ने में, या कम पढ़े लिखे हैं, या ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ और तरह की समस्याएं हैं, तो हम उन सब समस्याओं से ग्रसित एरियाज़ को कोई फैक्टर देंगे और उसके आधार पे हम व्यक्ति जहाँ जो अंक प्राप्त करेगा किसी परीक्षा में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में या परीक्षा में, उसमें कुछ पॉइंट्स ऐड कर देंगे। जैसे हमने कहा ठीक है, हमने सभी लोगों की जाति के आधार पे पहचान कर ली, जो कांग्रेस ने पीछे किया अभी, सबकी जाति के आधार पे पहचान कर ली। फिर हमने कहा अगर कोई व्यक्ति एसटी जाति से है या एससी है या ओबीसी है, तो हम उसको आरक्षण जो दे रहे हैं उसके स्थान पे हमने उसको 2-2 पॉइंट्स दे दिए आउट ऑफ 100, या 3-3 पॉइंट दे दिए, या 4-4 पॉइंट दे दिए। इस तरह से हम उनको पॉइंट देंगे। तो अगर उनके 52% नंबर आते हैं या 52 परसेंटाइल आता है, कुछ भी जो भी हम उसको माने, उसमें हमने 3 पॉइंट ऐड कर दिए। तो जो लोग उस जाति से संबंधित नहीं है उनको वो पॉइंट नहीं मिले। उसके बाद हम देखेंगे कि क्या व्यक्ति गरीब भी है, तो अगर उसकी एक इनकम लेवल से कम इनकम है तो हमने कहा ठीक है, उसको 1 पॉइंट मिला। या हमने कहा अगर वो महिला है जो साधन संपन्न नहीं है, तो हमने फिर उसको 1 पॉइंट ऐड कर दिया। अगर हमने कहा उसके पास कोई दूसरा अभाव है, जैसे कि वो किसी रिमोट स्कूल में है, तो हमने उसके 3 पॉइंट ऐड कर दिए। इस तरह से हम उनको अभावों के आधार पे कुछ पॉइंट्स ऐड करते जाएंगे। और हो सकता है कोई व्यक्ति ऑलरेडी 90 पे बैठा हो और वो 100 पे पहुंच जाए, हो सकता है कोई व्यक्ति 50 पे बैठा हो और वो 62 पे पहुंच जाए। तो कुछ मिनिमम मार्क्स तो उसके है ही, कुछ मिनिमम स्कोर तो उसने किया ही है, लेकिन उसके अभावों की वजह से जो उसे हानि हो रही है नंबर लाने में या किसी परीक्षा को पास करने में, उसमें एक हद तक हम उसकी सहायता करते हैं। तो अगर हम इस तरह सहायता करेंगे तो हम अपने देश में, भारत में होने वाले ज़्यादातर लोगों को जो अभावग्रस्त हैं, उनके अभावों के कारण जो उनको हानि हो रही है, उसके लिए हम कुछ सहायता कर दे सकते हैं। तो व्यक्ति सोचेगा कि अगर चलो मैं गांव में पढ़ रहा हूं, लेकिन अगर मैं परीक्षा में अच्छा करता हूं तो मेरे 5 मार्क्स और ऐड होने वाले हैं, या मैं मान लो महिला हूं, उसकी वजह से मुझे कुछ नुकसान है, लेकिन फिर भी मेरे 2 पॉइंट ऐड होने वाले हैं। तो अगर मेरे 50% आते हैं तो भी मेरे 55, 60 और 62, 65 तक पहुंच जाएंगे। या किसी के अगर मान लो बहुत अच्छा विद्यार्थी है और उसके 90 आए और वो किसी गांव में, किसी दूर दराज एरिया में और अभाव में ज़िंदगी जी रहा है, तो वो 100% तक भी पहुंच सकता है। तो इस प्रकार उसका जो रैंक होगा, जिसकी आधार पे उसको कहीं एडमिशन मिलेगा या नौकरी मिलेगी, वो अपने आप ऊपर आ जाएगा। और इस प्रकार देश के एक बहुत बड़ा वर्ग एफर्मेटिव एक्शन को पाने में कामयाब होगा और वो अपने आप को सोचेगा कि मैं जहां अभावग्रस्त था उस एरिया में मुझे सरकार ने सहायता की और मुझे सपोर्ट किया। और इस तरह से जो व्यक्ति जिन्हें ये नहीं मिला, उन्हें कोई परेशानी भी नहीं होगी, क्योंकि वो समझेंगे कि भाई इनके पास ये सुविधा नहीं थी जो मेरे पास थी, केवल इसलिए कि मैं या तो किसी जाति विशेष में मेरा जन्म हुआ है या फिर मैं किसी विशेष स्थान पर रह रहा हूं, और वो मेरे अपने कारण नहीं है, वो मेरे परिवार के कारण है। लेकिन जो मेरे अपने कारण है उसको मुझे पूरे मार्क्स मिल रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई 80% लेके कुछ प्राप्त नहीं करेगा या कोई 50% लेके सब कुछ प्राप्त करेगा। हुआ ये कि अगर उसके 80% हैं तो हो सकता है वो 80% पे रह जाए या 85 तक पहुंच जाए। लेकिन दूसरा व्यक्ति जिसके
65% हैं वो 80% तक जाके 80% तक वाले के पास तक पहुंच सके, लेकिन पूरा पूरा अन्याय किसी के साथ नहीं होगा। तो मेरे ख्याल से आरक्षण एक ऐसी व्यवस्था है जो एक समाज में जो अपने सभी वर्गों के लिए पूरी तरह से समर्पित है। ऐसे समाज में आरक्षण की आवश्यकता हो सकती है जब तक कि सभी व्यक्ति एक बराबरी के स्तर पर प्राप्त ना कर सके, और सभी व्यक्तियों का किसी समाज में बराबरी पाना असंभव सा लगता है। सभी व्यक्ति समाज में बराबर नहीं हो सकते किसी भी वजह से। किसी के पास अभाव किसी वजह से होंगे, किसी के पास किसी दूसरी वजह से होंगे, लेकिन किसी ना किसी के पास कुछ अभाव होंगे। तो उन सबको बराबर लाने के लिए एक एफर्मेटिव एक्शन ऐसा तरीका है जिससे कि हम उन लोगों को उनके अभावों की वजह से जो समाज के साथ चलने में समस्या होती है, उसमें उनकी सहायता की जा सकती है। इसलिए मुझे लगता है कि आरक्षण अफर्मेटिव एक्शन के रूप में मिलना चाहिए। कहने का मतलब है कि आरक्षण का जो आज का तरीका है उसमें थोड़ा चेंज। हमने नहीं कहा कि जाति के आधार पर आरक्षण को खत्म किया, बिल्कुल नहीं। उसके भी पॉइंट्स हैं, सबके पॉइंट्स हैं, तो आपको नुकसान कहीं किसी को नहीं है। लेकिन यह है कि और भी बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके आधार पे लोगों को कुछ बेनिफिट मिलना बहुत आवश्यक है। और मैं कामना करता हूं कि मेरा ये वीडियो भारत सरकार तक पहुंचे, और अगर आप इसको देखेंगे और आप डिस्कस करेंगे, आपस में विचार करेंगे, तो ये भारत सरकार तक पहुंचेगा। और ये केवल मेरा अपना विचार नहीं है, मैं जहां रहता हूं मैंने इसको देखा है कि ये इम्प्लीमेंट होता है और इससे लोगों को एक अच्छा जीवन प्राप्त करने में सहायता मिलती है। अब मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप हमारे चैनल को, सद्वाक को सब्सक्राइब करें और पत्रम पुष्पम से इसकी सहायता करें। धन्यवाद। सी यू विद नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।